वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण प्रणाली पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम हृदय और उसके कार्य को देखेंगे। हार्ट एंड इट्स फंक्शन के बारे में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 4 के बारे में हम लोग देखेंगे साथियों। इससे पहले 12 क्लास हो चुकी हैं, उसको जाके प्लेलिस्ट में आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। साथियों, यदि आप सीरीज से वीडियो देखते हैं तो आप इससे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसका बाइलिंगुअल पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आप अपने टाइम को बचाइए, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करिए। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हार्ट की फंक्शनिंग को देखने के लिए, हार्ट को समझने के लिए हमें आर्टरीज और वेन के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर साथियों आप देख रहे हैं आर्टरी लिखा हुआ है। आर्टरी को हिंदी में हम धमनी कहते हैं, जबकि वेन को साथियों हम सिरा के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है ना। आर्टरी को हम किस नाम से पुकारते हैं? धमनी। और वेन को किस नाम से जानते हैं? सिरा। और ये बगल में हार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ चीजें यहां पर समझते हैं। यहां पर आप एक और चीज देखेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व यहां लिखा हुआ है, और यहां पर तो शायद नहीं दिया है। बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व यहां पर दिया है, लेकिन मिट्रल वॉल्व नहीं, वहां पर बाइकस्पिड वॉल्व। चलिए अभी मैं इस डायग्राम में समझा दूंगा। साथियों यहां पर ध्यान से समझिए क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें आर्टरी और वेन में डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई आर्टरी क्या है और वेन क्या है। आर्टरी मतलब क्या होता है साथियों? धमनी। आर्टरी मतलब क्या होता है? धमनी। और वेन का मतलब क्या होता है? सिरा। आर्टरी का मतलब धमनी, और वेन का मतलब क्या होता है? सिरा। साथियों, आर्टरी और वेन में क्या अंतर है? बहुत आसान, देखिए साथियों, आप जानते हैं हम लोग का जो शरीर, हम लोग का जो ब्लड है, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब आप कहोगे सर क्लोज्ड क्या होता है? ये पिछली क्लासों में बता चुका हूं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? तो ये बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। बंद परिसंचरण तंत्र, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो आर्टरी और वेन के थ्रू बहता है, पाइप के थ्रू बहता है। और वो पाइप कौन सी कहलाती है? आर्टरी और वेन। ये यहां पर आप देख सकते हैं, या तो आर्टरी के थ्रू बहेगा या तो वेन के थ्रू बहेगा, सिरा के द्वारा बहेगा या धमनी के द्वारा। कभी आप देखिए, जब विगो वगैरह लगता है हमारे हाथों में, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कहीं भी विगो लगा देंगे। वहां वेन खोजना पड़ता है, वेन जल्दी मिलता नहीं, या वेन मिल जाता है तो उसी में लगाते हैं। क्योंकि ब्लड निकालना हुआ जांच के लिए, तो आप देखते हैं वेन खोजते हैं डॉक्टर, उसी में ही। ऐसा नहीं कहीं भी आप सुई इंजेक्ट कराओगे और निकाल लोगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वहीं से निकाला जाता है। ये बात समझ रहे हैं? तो हमारे शरीर में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझते हो? जो हमारा ब्लड है साथियों, वो या तो धमनी में फ्लो करता है या तो सिरा में फ्लो करता है। अब आर्टरी की छोटी जो सिस्टर्स हैं, या आर्टरी की जो छोटे पार्ट्स हैं, उन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और जो सिरा के छोटे पार्ट्स हैं, उन्हें सिरिकाएं या वेन्योल्स कहते हैं। ठीक है ना। वो तो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको समझ, ये मैंने पहले भी बता दिया है। क्या? यानी कि जब ब्लड ब्लड किसमें फ्लो करे? आर्टरी या आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स, समझ रहे? वेन, वेन्योल्स में फ्लो करे। बात समझ रहे? आर्टरी बोले तो धमनी, आर्ट्रियोल्स बोले तो धमनिकाएं। समझ गए? सिरा और सिरिकाएं, सिरा और सिरिकाएं। तो इसमें अगर फ्लो कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं?
इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम किस नाम से पुकारते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आइए कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। आर्टरी और वेन में साथियों क्या बेसिकली डिफरेंस है? चलिए देखिए साथियों, सबसे पहला जो डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो ब्लड है, रक्त है, यदि हार्ट से अदर आर्गन की ओर जाता है, अदर आर्गन हार्ट से ओ का मतलब समझते हो, अदर आर्गन, तो उसे हम यानी कि हृदय से, यानी कि हृदय से अन्य अंगों तक जाता है, अन्य अंग तक जाता है, तो ऐसे में ये जो ब्लड होता है किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के द्वारा जाएगा। तो आर्टरी क्या कहती है? आर्टरी क्या कह करती है? हार्ट से ब्लड को अदर आर्गन की ओर लेकर जाती है। ठीक है। ये उल्टा क्या करती है? उल्टा, यानी कि अदर ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। दूसरा पॉइंट आइए, दूसरा पॉइंट आइए, दूसरा पॉइंट क्या है? आर्टरी यानी कि धमनी क्या काम करती है भाई? हृदय से अन्य अंगों तक लेके जा रही है। ये क्या कर रही है? अन्य अंगों से ब्लड को, अन्य अंग से ब्लड को कहां लेकर जा रही है? हृदय में लेके जा रही है। दूसरी अगर हम बात करें भाई, क्या अंतर है साथियों? आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब समझते हो? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसे ब्लड को और किसी नाम से जानते हैं क्या? हाँ, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड इसको कहते हैं। क्लीन ब्लड नहीं कहते, प्योर ब्लड। इसमें फिर कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती है, यानी कि कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। ठीक है। अच्छा, इसकी हिंदी क्या है भाई? अनाक्सीकृत रुधिर, अनाक्सी सॉरी, इसका तो ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये सब ऑक्सीकृत रुधिर को लेकर चलता है। ऑक्सीकृत रुधिर, बात को समझिएगा। ऑक्सीकृत रुधिर, ये क्या है? अनाक्सीकृत रुधिर, अनाक्सीकृत रुधिर को लेकर चलेगा। कोई दिक्कत? अनाक्सी से कृत रुधिर को और किस नाम से पुकारते हैं भाई? अशुद्ध। समझ गए? और इसको क्या कहते हैं भाई? शुद्ध ब्लड। कोई दिक्कत? मैं अपनी वीडियो हटा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आता रहे। यहां पर समझ में आया। दूसरा साथियों, तीसरा अंतर क्या है? थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस ये है कि यदि शब्द आ जाए पल्मोनरी, अच्छा इसका एक्सेप्शन याद कर लो, बस वही काम खत्म हो जाएगा। एक्सेप्शन याद कर लो, अपवाद, अपवाद याद कर लो। इसका एक्सेप्शन क्या है? भी तीसरा नंबर नहीं, एक्सेप्शन याद कर लो। एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है साथियों, यदि पल्मोनरी आर्टरी आ जाए, पल्मोनरी आर्टरी आ जाए, समझ पा रहे हो? यानी कि फुफ्फुस धमनी आ जाए, फुफ्फुस धमनी आ जाए, तो ये उल्टा काम करेगी। कौन सा उल्टा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर चलेगी। क्यों सर? अभी वही चीज हम बताएंगे। इसका भी एक्सेप्शन वही, यदि साथियों पल्मोनरी वेन आ जाए, पल्मोनरी वेन आ जाए, यानी कि फुफ्फुस सिरा आ जाए साथियों, यदि फुफ्फुस सिरा आ जाए तो काम उलट जाएगा। क्या उलट जाएगा? ये कैसे ब्लड को लेकर चलेगी? प्योर ब्लड को लेकर चलेगी। वैसे कौन सी ब्लड को लेकर चलती है? कौन से ब्लड को लेकर चलती है? इम्प्योर। ये पल्मोनरी वेन किसको लेकर चलेगी? शुद्ध ब्लड को, शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर का मतलब प्योर ब्लड, साथियों प्योर ब्लड को लेकर चलेगी।
कोई दिक्कत? लेकिन ये किसको लेकर चलेगी साहब? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर को लेकर चलेगी। कोई दिक्कत? अशुद्ध रुधिर को लेकर चलेगी। तो यहां तक तो समझ में आया। ये तीन अंतर तो बहुत, सॉरी, दो अंतर तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए। पहला अंतर क्या है भाई? हार्ट से अदर ऑर्गन को लेकर चलती है धमनी। वेन क्या करती है? अदर ऑर्गन से हार्ट में लेकर चलती है। दूसरा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या प्योर ब्लड को लेकर चलती है आर्टरी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर चलती है। यहां तक तो क्लियर हो गया। दूसरा, हम्म, चलिए यहां पर समझाते हैं। तीसरा अंतर क्या है भाई? यहां भी लिख दीजिए, आर्टरी और वेन। सिरा, धमनी। क्या डिफरेंस है भाई? भाई दो अंतर तो बहुत अच्छे से समझ में आया। दूसरे अंतर क्या है? देखिए साथियों, आर्टरी जो होती है, ये इसमें ब्लड प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा। इसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सर ऐसा क्यों? अरे भाई, ये ब्लड को हार्ट से अदर ऑर्गन लेकर जा रही है, तो हार्ट पंप कर रहा है ना। तो हार्ट क्या करेगा? ज्यादा प्रेशर लगाएगा यार। तो जब ज्यादा लगाएगा यार, पाइप पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? अब बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे ये मोटर है और ये पाइप निकली है। तो यार अगर ये पंप करेगा तो यहां तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, इस पाइप पर, इस वाले पाइप पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा कि नहीं? तो बिल्कुल वही बात है। यहां ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है। वेन को भी, वेन में भी जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी हार्ट से पंपिंग चालू है। जैसे बिल्कुल ऐसे समझो जैसे घर में मोटर होता है। अगर मोटर के जस्ट मोटर से निकला हुआ जो भी वो है, पाइप है, वहां पर प्रेशर देखोगे तो सबसे ज्यादा पाइप पर प्रेशर, बहुत पाइप बहुत टेंशन में होगा, बहुत ज्यादा पाइप में तनाव होगा। समझ रहे हैं? उसको आप अगर सिंक करना चाहें तो दबेगा नहीं पाइप जल्दी। लेकिन इसीलिए जब मोटर की पाइप आप देखते हैं, मोटर से जस्ट लगी वाली जो एकदम मोटर के पास में होती है, वो पाइप थोड़ी मोटी बनाई जाती है। समझ रहे हैं? और जो पाइप थोड़ी सी और दूरी पर अगर हमें लेके जाना है, तो बहुत दूर जब जाके उस मोटर से जो पानी निकल रहा है, पाइप वही मोटर से ही वो पानी वो भी आ रहा है, जो पाइप बहुत दूर में गया है। तो दूर जाकर अगर उस पाइप को सिंक करना चाहोगे, उसे सिकोड़ना चाहोगे तो सिकुड़ जाएगा, उसे दबाना चाहोगे तो दब जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कुल मिलाकर ये कहने का आशय है, मैं देखिए प्रयास ये करता हूं हर चीज बड़ी आसानी से समझ में आए। ये मोटर है, ठीक है, तो यहां पाइप को मोटी बनाया जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पर साफ प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। इसको अब जब धीरे धीरे यही पाइप काफी दूर हो जाएगी, अगर यही पाइप काफी दूर हो जाएगी, तो यहां पर उतना प्रेशर, इस पाइप पर उतना प्रेशर नहीं होगा जितना इस यहां पर प्रेशर होगा। समझ गए? तो आर्टरी में चूंकि हार्ट से डायरेक्ट पंपिंग हो रही है, इसलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, यहां बीपी कम होता है साथियों। तीसरा जो डिफरेंस है, अगला चौथा डिफरेंस की बात करें, तीन डिफरेंस हो गए, ये थर्ड नंबर का डिफरेंस हो गया है। चौथे नंबर का डिफरेंस, साथियों, अगर ब्लड प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होगा तो इसकी जो पाइप होगी काफी मोटी होनी चाहिए कि नहीं? इसकी जो पाइप की वॉल है उसको मोटा होना चाहिए ना, इसकी वॉल को काफी थिक होनी चाहिए। ये देखिए, ये वॉल थिक है। लेकिन यहां पर साथियों, यहां पर, यहां पाइप, चूंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं है इसलिए बहुत मोटी नहीं। साथियों यहां की जो वॉल होगी, पाइप की वॉल, वो थिन होगी, यानी कि पतली होगी। इसकी जो वॉल होगी वो थिक होगी, मोटी होगी। बात समझ गए? इसकी वॉल थिक होगी, इसकी वॉल थिन होगी। इसकी कैविटी की बात करें, कैविटी, इसमें नैरो कैविटी होगी। इसकी कैविटी ब्रॉड होगी। कैविटी मतलब यार उसका खालीपन, उसका जो खोखलापन है, कैविटी क्या होगी? ब्रॉड। ब्रॉड मतलब समझते हो? ब्रॉड मतलब चौड़ी होगी। इसकी नैरो होगी, पतली होगी।
बताएं, यहां बात समझ में आया? तो वॉल थिक, कैविटी नैरो, वॉल थिन, कैविटी ब्रॉड, ये बात समझ गए? थिक का मतलब मोटी। चार, चार अंतर हो गए। पांचवा अंतर साहब, फाइव डिफरेंस, और क्या? जो साहब आर्टरी होती है, इसमें कोई वॉल्व की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई वॉल्व की जरूरत नहीं होती। लेकिन साथियों, वेन की जब बात करें, इसमें वॉल्व की जरूरत होती है, इसमें वॉल्व की जरूरत होती है। तो यहां मैं वो वाला बना दूं पहले, इसमें वॉल्व की जरूरत नहीं होती। ये देखिए, इसकी वॉल्व नहीं होती है, लेकिन साथियों इसमें वॉल्व होती है। ये वॉल्व कि ब्लड एक ही तरफ फ्लो करे, बैकवर्ड ना हो। क्योंकि एक तो ब्लड प्रेशर क्या है भाई, कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो हो सकता है ब्लड बैकवर्ड मूवमेंट करने लगे। यहां पर ब्लड प्रेशर क्या है भाई, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो वैसे ही बहुत तेजी मतलब आगे की ओर फ्लो करता जाएगा, क्योंकि यहां हार्ट पीछे पंप कर रहा है। यहां पर उतनी पंपिंग नहीं है, पंपिंग तो यहां भी हो रही है, उतनी पंपिंग नहीं है, इसलिए ये लौट सकता है साथी। समझ रहे हैं? ये लौट सकता है, इसीलिए वॉल्व लगे होते हैं। तो वॉल्व किस में पाए जाते हैं? वॉल्व, कपाट जिसे हम कहते हैं साहब, कपाट किस में पाए जाते हैं? सिरा में। किस में कपाट नहीं होते हैं? वॉल्व किस में नहीं होते हैं? किस में वॉल्व नहीं होते हैं? आर्टरी में, धमनी में। यहां तक समझ में आया? तो पांच डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो क्लियर? आर्टरी में मैं मतलब दो डिफरेंस तो यहां पर क्लियर हो गया कि क्या होना चाहिए। दूसरा साथियों, यहां पर थ्री फोर फाइव, फाइव डिफरेंस आपको एज इट इज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बताएं कि बिना इसके काम ही नहीं चलने वाला। अब साथियों हार्ट चैम्बर पर हम बात कर लेते हैं, हार्ट चैम्बर पर बात कर ले। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए साहब, ये एक हार्ट चैम्बर, ये यहां पर देखिए एक हार्ट चैम्बर ये है साहब, एक हार्ट चैम्बर ये है, दूसरा दूसरा ऊपर वाला है, यहां पर भी देखेंगे ये वाला है। समझ गए? तो एक तरीके से अगर देखना चाहें तो हार्ट चैम्बर की जब हम बात करते हैं, शायद अगर यहां पर मेरे पास ये यहां पर देखिए, यहां पर आप राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखिए आर्टरी और धमनी। यहां पर देखिए वॉल्व क्या है, मोटी है, इसकी दीवार क्या है, मोटी है, इसकी दीवार क्या है, पतली है, यही वेन है, सिरा है। चलिए, अब हम लोग हार्ट चैम्बर पर एक बार बात कर लेते हैं भाई। देखिए साथियों, अगर मैमल्स की बात करें, ये देखिए मैमल्स, मैमल्स का मतलब स्तनधारी। अब मैमल्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, आगे चलकर जब हम एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो उसमें मैमेलिया एक फाइलम होता है, सॉरी फाइलम मैंने बोल दिया, कॉर्डेटा एक फाइलम होता है। उस कॉर्डेटा फाइलम में ये सभी आते हैं, कॉर्डेट्स सभी हैं। ये देखो वर्टिब्रेट्स भी इनको कहते हैं, पाइसेस इनको मतलब मछली है। एम्फीबियंस उभयचर, जो तल जल और थल दोनों में रहे। रेप्टाइल्स सरीसृप, एव्स पक्षियां, बर्ड्स, मैमल्स स्तनधारी। समझ गए? तो सामान्य लैंग्वेज में बर्ड्स को किस नाम से पुकारा जाता है? बर्ड्स को किस, सॉरी, सामान्य लैंग्वेज में जो पक्षियां होती हैं उसको इंग्लिश में बर्ड्स बोलते हैं, लेकिन साथियों बायो में उसे हम एव्स के नाम से पुकारते हैं, उसको क्लास में रखा गया है, एव्स। समझ गए? पक्षी। तो यहां पर देख रहे हैं साथियों, मछलियों में दो चैम्बर्ड होते हैं, यहां पर थ्री चैम्बर होते हैं। जबकि रेप्टाइल्स जो रेंगने, उभयचर जानते हो, जैसे मेढक है, ये उभयचर है, मछली आप जानते ही हैं, मेढक उभय जल और थल दोनों में रह ले। सरीसृप में तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है, तीन चैम्बर, केवल किसको छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर। तो मगरमच्छ में कितने चैम्बर्ड होता है? चार चैम्बर होता है। एप्स की बात करें पक्षियों की,
तो साथियों इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर होते हैं। मैमल्स की बात करें तो 4 चैम्बर होता है। समझ रहे हैं? पक्षियों और स्तनधारियों में 4 चैम्बर, यानी कि हम भी किस में आएंगे, मैमल्स में आएंगे, तो हमारे में कितने चैम्बर्ड हार्ट होंगे? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, इनके चैम्बर्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो साथियों जब हम चैम्बर की बात करते हैं तो ये 4 चैम्बर है। इस थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं। हाँ, यहां पर अगर आप देखेंगे 4 चैम्बर है। यहां पर जो वॉल्व लगे हैं साथियों, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसे हम बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। जबकि यहां पर अगर देखेंगे साथियों, बाइकस्पिड वॉल्व है। इसे द्विवलनी कपाट कहते हैं। 2 वलन है इसमें। कपाट, कपाट मतलब दरवाजा। साथियों इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को, इसको कहते हैं राइट ऑरिकल, या राइट एट्रियम भी बोल सकते हैं। एट्रियम। साथियों इसको हिंदी में दायां अलिंद कहते हैं। कोई दिक्कत? जबकि साथियों इसको हम बात करें तो ये लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एंट्रिकल, मतलब एट्रियम, इसको कहते हैं बायां अलिंद। अलिंद इसको बोलते हैं। यहां पर साथियों राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का मतलब होता है दायां निलय। यहां पर देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। बायां निलय। तो ये आप देख रहे हैं, बताएं सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एक मिनट साथियों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया है।
हाँ साथियों, चलिए, सही हो गया। तो दयालिन दयानिलय ये आपने देख लिया। दूसरा साथियों, आपको एक चीज मैंने नहीं बताई थी। जैसे कोई भी ब्लड है, तो देखिए, यहां पर एक और चीज आपको मैं बता दूं। जैसे साथियों, ये देखिए, मेल है, ये फीमेल है। आप इतना तो जानते हैं, मेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल से ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म को हम किस नाम से पुकारते हैं? शुक्राणु के नाम से पुकारते हैं। और ओवम को अंडाणु के नाम से पुकारते हैं। अब ऐसे में शुक्राणु और अंडाणु ये हुए, स्पर्म और ओवम दोनों जब मिलते हैं, तो साथियों, शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिलते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम युग्मक के नाम से पुकारते हैं। युग्मक के नाम से। अब यहां पर होता क्या है सीन? यहां पर सीन क्या होता है साथियों, कि जाइगोट ये युग्मक बना, इससे बनता है एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जाकर चाइल्ड को जन्म देता है। तो आपका क्वेश्चन होगा, सर ये एम्ब्रियो के लिए मतलब ये बताने की क्या जरूरत है? तो यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो एम्ब्रियो होता है ना, हम लोग का जो एम्ब्रियो होता है साथियों, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है साथियों। ये जो एम्ब्रियो है वो 3 लेयर का होता है। सबसे बाहरी वाली परत एक्टोडर्म कहलाती है। एक्टोडर्म, समझ रहे हैं? सबसे बाहरी वाली परत है एक्टोडर्म, समझ रहे हैं? और सबसे इसके बीच वाली मीजोडर्म, और इसके अंदर वाली एंडोडर्म के नाम से पुकारी जाती है। तो बात यह है, एंडोडर्म, मीजोजर्म, एक्टोडर्म, ये 3 लेयर है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है। ऐसे में होगा क्या साथियों, एक्टोडर्म से ही किसका निर्माण होता है? मीजोडर्म से देखा जाए तो किसका निर्माण होता है? एंडोडर्म से देखा जाए किसका निर्माण? तो साथियों, जो स्किन होता है ना, वो एक्टोडर्म से बनती है। जो एक्टोडर्म से बनती है स्किन वगैरह, अगर आप देखें, जबकि मीजोडर्म से साथियों स्मूथ मसल्स का निर्माण होता है। स्मूथ मसल्स यानी कि सॉफ्ट मसल्स, समझ रहे हैं? स्मूथ मसल्स, जैसे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब समझ रहे हैं? अरे भाई, हृदय की जो मसल्स हैं, हृदय की मांसपेशी है, इसका निर्माण होता है। साथियों, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ब्लड मसल्स का निर्माण कैसे होगा, तो आपको बताना है मीजोडर्म से। वैसे एंडोडर्म ये आगे चलकर हम बात करेंगे, इसके हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ ब्लड पढ़ा रहे हैं साथियों। तो ऐसे में हमें बताना जरूरी है कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ब्लड का निर्माण होता किससे है? तो एम्ब्रियो के मीजोडर्म वाले पार्ट से होता है, ये आपको याद रखना है। समझ रहे हैं? एक्टोडर्म के मीजोडर्म, सॉरी, मीजोडर्म, एम्ब्रियो के मीजोडर्म, ये कैसी लेयर है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक क्या चीज होती है, आगे चलकर हम बताएंगे। एम्ब्रियो में पाई जाने वाली लेयर्स होती हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक इसको कहते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश में यही कहते हैं, 3 लेयर है इसमें, 3 लेयर है इसमें, इसीलिए इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। तो बात यह है, एक्टोडर्म स्किन, मीजोडर्म में स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ब्लड। एंडोडर्म की बात करते हैं जब हम, समझ रहे हैं? स्मूथ मसल्स यानी कि सॉफ्ट मांसपेशियां हैं, कार्डियक मसल यानी कि हृदय की मांसपेशियां हैं, ब्लड यानी कि रक्त का निर्माण मीजोडर्म से होता है। ठीक है। दूसरा साथियों, ये जो हार्ट है, इसके ऊपर
मैंने कहा ये चार चैम्बर है, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जो कि बाहरी झटकों से हृदय की सुरक्षा करती है। इस लेयर का क्या नाम? साथियों इस लेयर का क्या नाम है? साथियों इस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। 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 और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से। अब एनाटॉमी हमारे सिलेबस में चूंकि है नहीं, हम लोग नीट का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी चूंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है साहब, समझ रहे हैं, तो इसलिए इसके बहुत डिटेलिंग में हम जा नहीं रहे हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। तो कभी पूछा जाए हृदय के चारों ओर जो परत पाई जाती है, हृदय के चारों ओर की परत, हृदय के चारों तरफ की परत किस नाम से जानी जाती है? पेरिकार्डियम। और ये जो लिक्विड भरा होता है इसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्लियर? पेरिकार्डियल द्रव। यहां नाम ये फ्लूइड का बस लिख देना है द्रव हिंदी में, बाकी नाम तो यही है। तो आपने क्या देखा? शुक्राणु और अंडाणु से जाइगोट युग्मक बनता है, युग्मक से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को हिंदी में भ्रूण कहते हैं साथियों, से बच्चे का जन्म हो जाता है। अब एम्ब्रियो कई टाइप के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर वाले भी हो सकते हैं, तीन लेयर वाले। लेकिन मैमल्स चूंकि हम लोग मनुष्य का हृदय पढ़ रहे हैं तो तीन लेयर का है। ये बात समझ रहे हैं? थ्री लेयर का है। तो ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। मीजोडर्म से ही स्मूथ मसल्स, ब्लड वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ये बात समझ रहे हैं? तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में है। यहां पर अगर पूछेंगे एंडोडर्म से तो सर यहाँ लीवर, समझ रहे हैं, किडनी, लंग्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है। इससे फॉर्मेशन एंडोडर्म से होता है। मीजोडर्म से केवल स्मूथ मसल्स, ब्लड वगैरह का फॉर्मेशन होता है। यहां बात समझ में आ गई? तो यहाँ कितने लेयर्स हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कितने किसमें कितने चैम्बर होते हैं। अब साथियों हार्ट की फंक्शनिंग पर हम लोगों को बात करनी है। यहां पर अगर हम आपको एक डायग्राम लाए होंगे, ये देखिए। यहां पर अगर आप ढंग से समझें तो साथियों ये देखिए पूरा का पूरा हृदय है और साथियों लंग्स है ये। तो हृदय और लंग्स मिलकर काम करते हैं इसमें, हार्ट और लंग्स मिलकर काम करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको मुझे बतानी है। यहां पर अगर देखेंगे तो साथियों यहां पर लिखा है एसए नोड और एवी नोड का जिक्र किया गया है। पहले हम लोग फंक्शनिंग पर चालू होते हैं, समझना चालू करते हैं, फिर हम लोग एक एक करके फिर इन पर बात करेंगे। साथियों यहां पर देखिए किस तरह से फेफड़ा और हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है तेजी से। तो यहां पर पहले हम लोग समझते हैं। देखिए साथियों होता क्या है कि हमारा ये हार्ट है, हमारा हृदय है, इसके चार चैम्बर हैं, ठीक। अब मान लो यहां पर साब लीवर है, मान लो क्या है भाई, लीवर है, क्या है, लीवर है। लीवर तो यकृत होता है, ये साथियों क्या है, हार्ट है, हृदय। यहां पर लंग्स मान लीजिए बना, ये लंग्स। लंग्स मतलब समझते हैं, फेफड़ा। और लीवर का मतलब जानते हैं, यकृत। कैसे फंक्शनिंग होती है बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। साथियों लीवर क्या है, ये अदर ऑर्गन है। भाई हार्ट के अलावा जितने हैं सब क्या है, अदर ऑर्गन। हार्ट के अलावा सब अदर ऑर्गन के ही रूप में तो हम लिखे थे, क्योंकि यहाँ हृदय से यहाँ हम लोग हार्ट पढ़ रहे हैं, तो हार्ट के अलावा सब क्या हम कह सकते हैं, अदर ऑर्गन। साथियों मैंने कहा यदि अदर ऑर्गन से ब्लड यहां पर आएगा, राइट ऑर्किल में आता है, समझ रहे हैं, ये पहले ही मैं बता चुका हूं, ये राइट ऑर्किल है। तो राइट ऑर्किल या दाएं अलिंद में आएगा तो साथियों किसके थ्रू आएगा,
सिरा के थ्रू आएगा, यानी कि वेन के थ्रू आएगा। समझ रहे हैं? जिसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आता है। अब साथियों, जब ये चैम्बर भर जाता है, राइट ऑर्किल पूरी तरीके से भर जाता है, राइट ऑर्किल पूरी तरीके से भर जाता है, तो यहां पर वॉल्व लगे होते हैं, यहां पर वॉल्व लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। साथियों, ट्राइकस्पिड वॉल्व से ब्लड यहां पर आ जाता है, यहां पर भर जाता है। अच्छा, ये सूचना देता कौन है कि राइट ऑर्किल भर गया है? यहां साथियों एक नोड लगा होता है, यहां पर, सॉरी, यहां पर लगा होता है वो एस ए नोड, एस ए नोड, साइनो एट्रियम नोड। अभी इसकी हम बात करेंगे, एस ए नोड। और यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर, तो यहां पर साथियों एक नोड दूसरा लगा होता है, जिसका नाम होता है एवी नोड। अब यहां पर अगर हम बहुत कुछ लिख देंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, खैर लिख दे रहे हैं एवी नोड। साथियों, एवी नोड, ऐसे नोड मिलकर ही हमारे हार्ट को पंप कराते हैं। ये देखिए, जो हार्ट की पंपिंग है ना, यहां पर नहीं सही से दिख रही होगी, ये हार्ट की जो पंपिंग हो रही है ना यहां, तो देखिए हार्ट पंप कर रहा है ना, ये पंपिंग करने का काम साथियों ऐसे नोड, एस ए नोड, समझ रहे हैं, एस ए नोड और एवी नोड ही मिलकर करते हैं। अगर यही नोड खराब हो जाते हैं तो व्यक्ति को पेसमेकर लगवाना पड़ता है। बात समझ में आया? पेसमेकर लगवाना पड़ता है। तो ये चीज आपने समझा भाई। ब्लड आया, राइट ऑर्किल में आया, राइट ऑर्किल से ब्लड कहां गया? राइट ऑर्किल से ब्लड कहां गया? आप देख रहे हैं, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में गया तो उससे क्या होगा? राइट, देखिए, अदर ऑर्गन से ब्लड कहां आया? राइट ऑर्किल। राइट ऑर्किल जब पूरी तरह भर गया, ऐसे नोड ने मस्तिष्क को सूचना भेजी, ऐसे नोड क्या किया? राइट ऑर्किल को सिस्टोल कराया, दबाया, तो यहां से ब्लड कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? राइट वेंट्रिकल में आ गया। और साथियों, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर जाएगा तो एवी नोड को सूचना मिलेगी, और एवी नोड क्या करेगा? इसको सिस्टोल कराने में मदद करेगा, इसको सिस्टोल कराने में मदद करेगा। सिस्टोल मतलब संकुचित कराने में मदद करेगा। फिर ये जो यहां से हम फेफड़ा ऊपर बना दिए हैं, अगर इस फेफड़े को हम नीचे बना दें तो डायग्राम थोड़ा सही बन जाएगा। नीचे बनाने का मतलब तभी वो काम, मतलब हम सही समझा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। मान लीजिए यहां हम सिर्फ लंग्स लिख दे रहे हैं, अब फेफड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, फेफड़ा, लंग्स। अब क्या होगा साथियों? राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? वापस थोड़ी ना जाएगा साथियों, यहां लंग्स में जाएगा, लंग्स में। तो ये बताओ, जब राइट वेंट्रिकल से, दाएं निलय से ब्लड लंग्स में गया, तो ये तो अदर आर्गन है, ये अदर आर्गन है। तो हार्ट से अदर आर्गन में जब ब्लड जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा साहब? आर्टरी के थ्रू जाएगा, यानी कि धमनी के थ्रू जाएगा। लेकिन साहब, ये धमनी में कैसा ब्लड फ्लो करना चाहिए? ऑक्सीजन वाला। लेकिन अभी कहां इसको ऑक्सीजन मिल पाया है? अभी कोई ऑक्सीजन मिल पाया है क्या? तो ये तो, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो बताओ ऐसी कौन सी धमनी थी जिसमें ऑक्सीजन नहीं फ्लो करता था? तो आप कहोगे सर पल्मोनरी आपने बताया था, इसीलिए एक सेक्शन में हमने क्या बताया था? पल्मोनरी, यानी कि फुफ्फुस। साफ फुफ्फुस धमनी हो या पल्मोनरी आर्टरी हो, ये ब्लड को कहां से कहां लेकर जाती है? पहले इंग्लिश में सुनिए, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, दाएं निलय। राइट वेंट्रिकल को क्या बोले हैं? दाएं निलय। दाएं निलय से फेफड़े में लेके जाती है। बात समझ में आया? अब फेफड़ा ने क्या कर दिया? उसको ऑक्सीजन दे दिया। फेफड़े ने क्या कर दिया? उसको ऑक्सीजन दे दिया। अब ब्लड कहां जाएगा भाई? अब ब्लड कहां जाएगा? इसमें आएगा। समझ गए? किसमें आएगा? लेफ्ट ऑर्किल में आएगा। लेफ्ट ऑर्किल, यानी कि बाएं अलिंद में आएगा। अच्छा, बाएं अलिंद में आएगा तो अदर आर्गन से कहां जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। अदर आर्गन से यदि हार्ट में ब्लड जाए, अदर आर्गन से हार्ट में ब्लड जाए, हृदय में ब्लड जाए, अन्य अंगों से यदि हृदय में ब्लड जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम वेन कहते हैं। वेन में कैसा ब्लड फ्लो करना चाहिए?
आप बताओगे ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन वाला। लेकिन साहब यहां तो ऑक्सीजन वाला जा रहा है, ऑक्सीजन वाला जा रहा है, इसलिए पल्मोनरी वेन कहलाएगा, पल्मोनरी वेन कहलाएगा, यानी कि फुफ्फुस सिरा कहलाएगा। फुफ्फुस सिरा से ब्लड कहां गया? लेफ्ट ऑर्किल। लेफ्ट ऑर्किल से फिर बाई कस्पिड वॉल्व के माध्यम से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पहुंचाने वाला कौन, कैसे यहां आया? भैया देखो, एवी नोड जो होता है वेंट्रिकल को सिस्टोल करने में, यानी कि निलय को संकुचित करने में हेल्प करता है। किसको एवी नोड क्या करता है? निलय को संकुचित करता है, यानी कि वेंट्रिकल को सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल सिस्टोल के लिए वर्क करता है। समझ गए? जबकि एसे नोड किसको करता है? ऑर्किल सिस्टोल में काम करता है, ऑर्किल या एट्रियम, ऑर्किल सिस्टोल में काम करता है, यानी कि अलिंद संकुचन, अलिंद संकुचन का काम करता है। समझ गए? तो कौन अलिंद संकुचन का काम कर रहा है, कौन निलय संकुचन का काम कर रहा है? ये बात समझ में आया कि नहीं, बताओ, बताइए। हिंदी इंग्लिश दोनों का मैं प्रयास कर रहा हूं, दोनों चीजें आपको बराबर तरीके से मिल जाए। अच्छा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाएगा तो अब कहां जाएगा यार? अदर आर्गन पे पहुंचाएगा ब्लड, जहां से, जैसे लीवर से आया था, अब लीवर में जाएगा। यहां की पाइप मोटी होती है, इसलिए इसे महाधमनी कहते हैं। मैंने बताया था ना, धमनियां क्या होती हैं भाई, पाइप क्या होती है, उनको मोटा बनाया जाता है। यानी कि जब हृदय से जस्ट निकलेंगी तो उसको और मोटा बनाया जाएगा, उसे महाधमनी कहेंगे। समझ रहे हैं? धमनी की पाइप सिरा से तो मोटी होती है, आर्टरी की जो पाइप है वो वेन से मोटी तो होती ही है, दीवार उसकी। लेकिन एओर्टा की जब बात कर देंगे साथियों, महाधमनी, तो उसकी जो थिकनेस है वॉल की, वो और ज्यादा थिक होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये अदर ऑर्गन में फिर सप्लाई कर दिए जाते हैं, अदर ऑर्गन में सप्लाई कर दिए जाते हैं, अदर ऑर्गन में सप्लाई कर दिए जाते हैं। बात समझ में आया? अदर ऑर्गन में सप्लाई कर दिए जाते हैं। यानी कि कहने का आशय है कि ब्लड कैसे कैसे मूव किया। तो चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से मतलब उससे समझते हैं, मतलब एक साइकिल बनाते हैं। चलिए, ये देखिए, ऐसे नोड कहाँ लगा है? ये ऊपर साइड में लगा हुआ है। एबी नोड ये नीचे साइड। ये, अब यहां पर आपको कई मैंने डायग्राम यहां पर दिखाया होगा, ये देखिए कैसे पंपिंग हो रही है। ये कौन से नोड है? एस ए नोड है। ये कौन से नोड है? एवी नोड। यहां पर मैंने एक चीज लिखी होगी, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट कॉज द अपर हार्ट चैम्बर एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या बताया? अलिंद को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या काम करता है भाई? अलिंद को संकुचित कराता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, ताकि जब अलिंद संकुचित होगा तो ब्लड कहां जाएगा? निलय में। वहीं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड टू लोअर हार्ट चैम्बर causing them to contract and pump. ऐसे नोड इज द कंसीडर्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। समझे? पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। यहां मैं फोटो हटा दे रहा हूं, शायद मुझे आप इसको सही से देख ना पा रहे हो। ठीक, यहां बात समझ में आया? क्या काम करता है? अलिंद को संकुचित करता है। और एवी नोड क्या काम कर रहा है भाई? निलय को संकुचित करता है, निलय को संकुचित करता है। समझ गए? निलय को संकुचित करता है। तो यहां पर अब एक डायग्राम मुझे बनाना था, वो कहां गया? हाँ, जैसे होता क्या है साथियों, अदर ऑर्गन की बात करें, अन्य अंग से जो रक्त होता है वो कहां जाता है?
अदर ऑर्गन से जो रक्त होता है साथियों, वो पहले जाता है राइट ऑर्किल, यानी कि दाएं अलिंद। एट्रियम और आर्किल एक ही चीज है, समझ गए। दाएं अलिंद से फिर कहां ब्लड जाएगा? दाएं निलय। दाएं निलय से ब्लड कहां जाएगा? फेफड़ा, लंग्स। यहां क्या है? राइट वेंट्रिकल। फेफड़े से ब्लड कहां जाएगा? बताएं। लेफ्ट ऑर्किल। बाएं अलिंद। बाएं अलिंद से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। बाएं निलय। बाएं निलय से ब्लड कहां जाएगा? अदर आर्गन। ये साइकिल देख रहे हैं आप? अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पता हो गया। अब साथियों यहां पर एक और चीज, अदर ऑर्गन से राइट ऑर्किल में किसके द्वारा जाएगा? तो सिरा के द्वारा जाएगा यार, वेन के द्वारा जाएगा। वेन में कैसा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजिनेटेड। समझ है? डीऑक्सीजिनेटेड। अब मैं पूरा डीऑक्सीजिनेटेड नहीं लिखूंगा, केवल मैं ऑक्सीजन अपसेंट लिखूंगा बस। समझ गए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑर्किल में गया। राइट ऑर्किल से दाएं निलय में कैसे गया? भाई ट्राई कस्पिड वॉल्व से गया। ट्राई कस्पिड वॉल्व से गया। देख लेना डायग्राम। त्रिवलनी कपाट से गया। त्रिवलनी कपाट से गया। अरे भाई देखो, मैंने अभी ये देखिए, ये कौन सा वॉल्व था? ये त्रिवलनी कपाटी ही तो था। समझ गए? फिर दाएं निलय से फेफड़े में कैसे गया? यहां साहब आपको मैंने पहले भी समझाया है। ये देखिए, यहां ये फेफड़े में जाने वाली है पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए, इसी से पल्मोनरी आर्टरी। ये तो कौन सा वॉल्व है यहां पर? अगर ध्यान से देखेंगे, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व। समझ रहे हैं कि नहीं? पल्मोनरी वॉल्व। ये चीज ध्यान में रखो। हाँ, दिख नहीं रहा है। हाँ, तो दाएं निलय से फेफड़े में कैसे गया भाई? किसके थ्रू गया? आप बताओगे किसके थ्रू जाएगा? वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अच्छा, फुफ्फुस धमनी से कहां गया? फेफड़े में। अच्छा, फेफड़े से फिर किस में जाएगा? लेफ्ट ऑर्किल, बाएं अलिंद में जाएगा। फेफड़े से किस में जाएगा? बाएं अलिंद में जाएगा। तो बाएं अलिंद में ये किसके द्वारा जाएगा? फुफ्फुस सिरा, यानी कि पल्मोनरी पल्मोनरी वेन के थ्रू गया। लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल की जब बात करें, तो साथियों द्विवल्नी कपाट के द्वारा जाएगा। द्विवल्नी कपाट के द्वारा जाएगा कि नहीं? बाई कस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से अन्य अंगों तक किससे जाएगा? एओर्टा। महाधमनी से जाएगा कि नहीं बताओ? महाधमनी से।
तो ये बात समझ पा रहे हो? किसमें ऑक्सीजनेटेड? भैया इसमें भी ऑक्सीजन नहीं था। पल्मोनरी आर्टरी में भी ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन जब लंग से हुआ तो भैया ऑक्सीजन था। प्रेजेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट। इसमें ऑक्सीजन था। अब इसमें ऑक्सीजन था। देखो, पहले अन्य अंग के पास ऑक्सीजन नहीं था जब वो हृदय को भेज रहा था, हार्ट को भेज रहा था। लेकिन जो ब्लड आ रहा है, जो ब्लड आ रहा है साथियों, उसमें ऑक्सीजन है। इस प्रकार अन्य अंग से बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हार्ट को जाता है, और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आता है। बात समझ में आया? अब साथियों अभी इसमें और भी कई चीजें हैं। ये साइकिल आपको बेहतरीन समझ में आ गई कि कैसे कैसे ये साइकिल मूव कर रही है। समझ रहे? यहां पर बस हमें ये ध्यान में रखना है कहां से कहां ब्लड जा रहा है। जैसे एक अदर अंग, अन्य अंग से ब्लड कहां गया? राइट ऑर्किल, दाएं लिम्ब। फिर कहां गया? दाएं निलय, राइट वेंट्रिकल। फिर कहां गया? फेफड़ा, लंग्स। फिर कहां? लेफ्ट ऑर्किल, बायां लिम्ब, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं निलय। ये और कैसे कैसे ब्लड जा रहा है ये आपने देख लिया भाई। ये अब बीच में कैसे किसके द्वारा जा रहा है ये आपने देख लिया। साथियों अभी हम लोगों को कुछ वॉल्व पर भी बात करनी है, और हार्ट के साउंड पर बात करनी है, स्ट्रोक वैल्यू पर बात करनी है, ब्लड प्रेशर पर बात करनी है, ब्लड प्रेशर कैसे मीजर किया जाता है इस पर बात करनी है। अभी तो हार्ट की फंक्शनिंग को ही हम लोग समझ पाए हैं। समझ रहे हैं? हार्ट के स्ट्रक्चर और कितने चैम्बर, हार्ट पर बात किए। और साथियों एक और कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर बताइए, वो कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाता है कि जैसे पिता का ब्लड ए है, माता का ब्लड बी है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? इस तरीके के क्वेश्चन वो भी मुझे करना है। तो एक पार्ट और बनेगा, रक्त परिसंचरण प्रणाली पार्ट 5, जिसमें पूरा हृदय से संबंधित जितनी सारी और फैक्ट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।